चलिए ध्यान दीजिए आप लोग इधर। पिछले क्लास में बताया जा रहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्रोत क्या है, और स्रोत के बारे में बताया गया कि वनस्पति और जीव जंतु इसका मुख्य स्रोत है। कोयला और पेट्रोलियम भी इसके महत्वपूर्ण स्रोत के अंतर्गत आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के। और बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड से उसका सिंथेसिस होता है और लैब में तैयार किया जाता है। आज सबका कुछ कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले नेचुरल सोर्सेस। नेचुरल सोर्सेस का मतलब होता है प्राकृतिक स्रोत, और प्राकृतिक स्रोत में सबसे पहले आता है लिविंग सोर्सेस। लिविंग सोर्सेस से जैसे प्लांट्स, पेड़ पौधा से तुमको मिलता है कार्बोहाइड्रेट, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सुक्रोज, चीनी, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। स्टार्च, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सेलुलोज, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ग्लूकोज, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और एनिमल्स से मतलब जीव जंतु से इससे आपको मिलता है जैसे प्रोटीन्स, इसी से आपको मिलता है फैट्स, वसा जिसको आप कहते हैं। इसी से आपको मिलता है विटामिन्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी से मिलता है, वनस्पति से भी मिलता है ये सब चीज़। विटामिन्स, एंजाइम, ये सब ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो नेचुरल प्राकृतिक सोर्सेज से मिलता है, और प्राकृतिक सोर्सेज के अंतर्गत पेड़ पौधा से ये सब मिलता है और जीव जंतु से ये सब मिलता है। फिर आता है नॉन लिविंग सोर्सेस, निर्जीव चीज़ों से, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन लिविंग। नॉन लिविंग सोर्सेस के अंतर्गत आपको आता है पेट्रोलियम और कोल, और सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके अंतर्गत नाम सुना होगा प्लास्टिक, पॉलीथीन, नाम सुने हो? पॉलीथीन, हाँ। संश्लेषित रबर, सिंथेटिक रबर, एक नेचुरल रबर भी होता है जो पेड़ से पाया जाता है। सिंथेटिक रबर वो भी आप ले सकते हैं, सिंथेटिक रबर। इसके बाद पॉलिस्टर, ये जो छाता बना हुआ है, पॉलीस्टर। और जानते हो ये सब जितना चीज़ हम यहाँ पर लिखे हैं ना, ये सब के बारे में, एक एक चीज़ के बारे में तुमको पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, एंजाइम, पेट्रोलियम, कोल, प्लास्टिक, पॉलीथीन, सिंथेटिक रबर, पॉलिस्टर, ये सब तुम्हारा सिलेबस है। सबसे तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अभी नहीं पढ़ना है। इसको पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिल्कुल लास्ट में। तो लास्ट में जब आएगा तो पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल आप इसको उतार लीजिए। स्टार्च जो होता है वो पॉलीमेरिक फॉर्म होता है, और ग्लूकोज जो है वह मोनोमेरिक फॉर्म है। दोनों में अंतर है। कौन चीज़? क्लॉथ्स, हाँ, कपड़ा। तो पॉलिस्टर से कपड़ा वपड़ा बनता है ना। क्या हुआ? अरे बहुत चीज़ होता है यार, कितना, तो हम तो बोल रहे हैं कि करोड़ों होता है। सब लिख दें क्या? अरे जितना लिखे उतना लिखिए, बाद में कि आप मेरा मतलब समझ लीजिए, उसके बाद आप सोच लीजिए कि वो बना होगा या अच्छा ये कपड़ा जो आया क्या ये पेड़ पर लगता है? क्या ये प्लांट से मिलता होगा? नहीं, बताओ अब, क्या ये पेड़ से आता होगा? तो फिर वो किसके अंतर्गत आता है? अब दिमाग, एक देखो, एक टीचर का काम होता है तुम्हारा दिमाग खोल देना,
और उसके बाद तुम्हारा काम है कि उस पर ब्रॉडली सोचना, विस्तार रूप में सोचना। और यदि तुम ऐसा कर पाते हो तो तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो साइंस के, यदि नहीं कर पाते हो तो अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, सीधी सी बात। तुम लोग को पीछे में लाइट का प्रॉब्लम तो नहीं होता है? पीछे का लाइट सब ऑफ है तो जला लिया करो, यदि साइड वाला का तो जला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस सब को हम इंग्लिश में इसलिए लिखते हैं क्योंकि हिंदी में लिखना ये सब ज़्यादा टफ है। अगला हेडिंग डालिए, हाइड्रोकार्बन। नीचे एरो देंगे और फटाफट लिखेंगे तेजी में। ये सब बात एकदम हल्का बात है, पहले से भी तुमको पता है, बस कॉपी में उतार लेना है, लिख लेना है, ठीक है। नीचे एरो दीजिए और लिखिए। लिखेंगे वह यौगिक जिसका निर्माण वह यौगिक जिसका निर्माण वह यौगिक जिसका निर्माण सिर्फ वह यौगिक जिसका निर्माण सिर्फ कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणु से होता है। वह यौगिक जिसका निर्माण सिर्फ कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणु से होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वह यौगिक जिसका निर्माण सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु से होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे CH4, C6H6, C2H4। बाबू ये सब वैसे यौगिक हैं जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु ही है ना, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। लिख लिए क्या यहाँ तक? अब देखो हाइड्रोकार्बन को ना 3 श्रेणी में बांटा गया है। लिखो साथ साथ। हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत ये 3 भागों में इसको बांटा गया है। सबसे पहला कहलाता है एल्केन, दूसरा कहलाता है एल्कीन और तीसरा कहलाता है एल्काइन। इस तीनों वर्ड को जब आप तोड़ेंगे तो ये 2 पार्ट में टूटता है, अल्क प्लस ANE, ये टूटता है अल्क प्लस ENE, और ये टूटता है अल्क प्लस YNE। तुम एक चीज़ देखो, अल्क सब में है और अल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब अल का मतलब ये एक लैटिन वर्ड है, नंबर ऑफ कार्बन को ये इंडिकेट करता है। जैसे कभी तुम मिथ लिखते हो, कभी इथ लिखते हो, कभी प्रोप लिखते हो, कभी ब्यूट लिखते हो, इसी सब में तुम बाद में एन लगा तो बन जाएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। बात समझ में आ रही है? एक्चुअल में मिथ का मतलब होता है 1 कार्बन, इथ का मतलब होता है 2 कार्बन, प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन। यानी अल्क को ही हम लोग कभी मिथ, कभी इथ, कभी प्रोप, कभी ब्यूट कहते हैं, और ये इस आधार पर कहते हैं कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की संख्या कितनी है। और इस पर जब नोमेनक्लेचर होगा तो डिटेल में बातें होगी, तो अभी ज़्यादा बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। लेकिन अल का मतलब आप समझिए ये नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है, और ANE का मतलब होता है कि वहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ और सिर्फ कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ एकल सहसंयोजन बंधन हो उसे हम एल्केन कहते हैं। और ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें एक भी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड मिल गया तो ये एल्कीन कहलाता है।
और एक भी कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड मिल गया तो ये एल्काइन कहलाता है। और अल्क का सब जगह एक ही मतलब होता है। अब आगे की बात सुनिए। एल्केन को हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इस दोनों को कॉमनली कहा जाता है असंतृप्त। अब फटाफट उतार लीजिए, समझा देते हैं कि ऐसा क्यों। इंग्लिश में अनसेचुरेटेड, और इसको इंग्लिश में सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में संतृप्त और असंतृप्त इस दो वर्ड का मतलब होता है। पहले आपको ये बात समझना पड़ेगा इसको समझने के लिए, लेकिन उससे पहले बहुत सारा चीज़ है जिसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, सबसे पहले एल्केन, एल्कीन, एल्काइन इस सब को डिफाइन कीजिए, फिर हम लोग संतृप्त और असंतृप्त पर पहुँचेंगे। बोलिए, हो गया? लिखेंगे नंबर 1 एल्केन। हिंदी में भी लिखोगे इसको? यदि हिंदी में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखोगे एल्केन। लिखेंगे वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, उसे सिंगल बॉन्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? एकल सहसंयोजन बंधन। उसे एल्केन कहते हैं। उसे एल्केन कहते हैं। जैसे मैं ये एग्जांपल उतारे, देखो चारों का चारों कार्बन सब सिंगल बॉन्ड से ही ना जुड़ा हुआ है। अब इसमें हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो इसमें जुड़ेगा 3, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 3, तब ना जाके सब कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा होगा। और आप जानते हैं ना कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ, लिखिए जल्दी जल्दी। दूसरा हेडिंग डालेंगे एल्कीन। एल्कीन लिखिए वह हाइड्रोकार्बन जिसमें
वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच, लिखिए लिखिए, ठीक है, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कम से कम एक द्विसहसंयोजन बंधन, कम से कम एक द्विसहसंयोजन बंधन हो, द्विसहसंयोजन बंधन हो, उसे क्या कहेंगे? उसे एल्कीन कहते हैं। एग्जाम्पल देखो तो, अच्छा इसमें यदि हम बीच में डबल बॉन्ड दे दें तो ऐसा क्या सही है ये? तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, जैसे ही डबल बॉन्ड देंगे तो हाइड्रोजन एक इधर से और एक इधर से हटाना पड़ेगा। कार्बन 2 बॉन्ड, एक 3 बॉन्ड, एक 4 बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड देंगे तो हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। अच्छा यदि डबल बॉन्ड को हटाएं तो हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि एल्कीन में और हाइड्रोजन जोड़ा जा सकता है, लेकिन एल्केन में और हाइड्रोजन जोड़ा नहीं जा सकता है। जिस हाइड्रोकार्बन में और हाइड्रोजन जोड़ा जा सकता है उसी को असंतृप्त कहा जाता है, और जिसमें और हाइड्रोजन जोड़ा नहीं जा सकता है उसी को संतृप्त कहा जाता है। समझे ये क्या हम बोल गए? अभी कार्बन कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड को तोड़े तो हम यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं ना, लेकिन ऐसा काम हम एल्केन में नहीं कर सकते हैं। एल्केन में आप कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को तोड़िएगा, पूरा कंपाउंड ही टूट जाएगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड बना हुआ है? सिंगल। तो सिंगल बॉन्ड टूटेगा, चेन ब्रेक कर जाएगा, चेन ब्रेक कर जाएगा तो कंपाउंड ही बदल गया ना। एग्जाम्पल उतारिए, कार्बन की संख्या बदल गई, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो हम ये बोले कि यहाँ डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड रहे या ट्रिपल बॉन्ड रहे, वहाँ पर हम उस बॉन्ड को तोड़कर और हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, और जहाँ हम ऐसा कर सकते हैं उसी को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, और जहाँ हाइड्रोजन नहीं जोड़ा जाता है वहाँ पर संतृप्त, वो उसको असंतृप्त और इसको संतृप्त कहते हैं। बाद में यही कंसेप्ट हम लिखा देंगे आपको। लिखिए, लिख लिया सब लोग? अगला अगला हेडिंग लिखिए, एल्काइन। वह हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कम से कम एक, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कम से कम एक त्रिसहसंयोजन बंधन या त्रिसहसंयोजन बंधन, इसी को ना आप ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं, त्रिसहसंयोजन बंधन हो, उसे क्या कहेंगे? एल्काइन। बताओ तो इस एग्जाम्पल के साथ क्या छेड़छाड़ कर दें? 2 और हाइड्रोजन को हटाइए, ट्रिपल बॉन्ड कर दीजिए, यही किसका एग्जाम्पल हो गया? तो एल्काइन का। सब जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, लेकिन एक भी ट्रिपल दिख गया तो एल्काइन, सब जगह सिंगल बॉन्ड है, एक भी डबल दिख गया तो एल्कीन, और सब जगह सिंगल है कार्बन कार्बन के बीच तो एल्कीन, एल्केन। तो एल्केन, एल्कीन या एल्काइन इस बात पर निर्भर करता है कि कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड बना हुआ है, दूसरे को मैं नहीं देखना है, कार्बन कार्बन के बीच। और दूसरा देखिएगा कौन चीज़, आप हाइड्रोकार्बन में तो कार्बन कार्बन का बीच देखिएगा, क्या है कि हाइड्रोजन तो कभी भी डबल बॉन्ड बनाएगा नहीं। तो एग्जाम्पल उतार लीजिए, स्टार लगाएंगे और लिखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन।
संतृप्त हाइड्रोकार्बन को डिफाइन करने से पहले इस संतृप्त वर्ड का मतलब हम लोग समझेंगे। यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में संतृप्त हाइड्रोकार्बन में संतृप्त का मतलब होता है और हाइड्रोजन परमाणु जोड़ा नहीं जा सके। लिख लीजिए आप। और ऐसा तो आप सिर्फ उसी में ना कर सकते हैं जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, क्योंकि डबल रहेगा तो डबल को तोड़ के हाइड्रोजन जुड़ सकता है, ट्रिपल रहेगा तो तोड़ के जुड़ सकता है। तो संतृप्त का मतलब यही होता है, और हाइड्रोजन परमाणु जोड़ा नहीं जा सके। अब इसकी परिभाषा लिख लीजिए। नहीं, पूरा डिफाइन कर लीजिए। वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ एकल सहसंयोजन बंधन हो। वह हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच एकल सहसंयोजन बंधन होता है। एकल सहसंयोजन बंधन होता है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एल्केन, दूसरा हेडिंग डालिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इंग्लिश में अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे यहाँ संतृप्त लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर आपको क्या बनाना है, असंतृप्त। इंग्लिश में इसी को हम लोग बोलते हैं अनसेचुरेटेड। पहले हम इसका इंग्लिश लिख चुके हैं, आपको इच्छा होगा तो लिख लीजिएगा। असंतृप्त का क्या मतलब होता है, और हाइड्रोजन परमाणु जोड़ा जा सके। और आप हाइड्रोजन परमाणु और कहाँ जोड़ सकते हैं, जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड हो, या कार्बन कार्बन के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड हो, या ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी हो और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी हो। इसीलिए इसको फिर से डिफाइन करेंगे। आप असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को लिखेंगे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड या दोनों हो। समझ में है दोनों का मतलब? खाली सिर्फ डबल बॉन्ड हो या सिर्फ ट्रिपल हो या डबल ट्रिपल, दोनों अलग अलग जगह पर, एक छोर पर मान लो डबल है, दूसरे छोर पर ट्रिपल है, दोनों हो तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ में आया कि इसी तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्यों कहा जाता है असंतृप्त? क्योंकि ऐसे कंपाउंड में ही हाइड्रोजन जोड़ा जा सकता है। अभी देखो, हम इसका क्लासिफिकेशन कंप्लीटली नहीं किए ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये हम बाद में पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक होगा आगे हमारा। अभी हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग डालिए,
structural representation of organic compounds. क्या हुआ? किसका? अरे उसका, उस चलो कोई बात नहीं, वो आप खुद से कर लीजिए। आप यदि पीछे वाला का एग्जाम्पल लिखना है तो आप खुद से लिख लीजिए, या तो एगो एल्केन वाला दे दो, एल्कीन वाला दे दो, अरे तो डायरेक्ट लिख दो ना एग्जाम्पल में एल्कीन तथा एल्काइन, उसका एग्जाम्पल ये होगा। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्ट्रक्चर के रूप में हम लोग कैसे दिखाते हैं, इसी बात को इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे, और यह एक बेहद हल्का बात है। नीचे लिखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एरो दीजिए और लिखिए देयर आर। क्या हाथ दुखने लगा क्या तुम लोग आज? चलो हम कुछ थोड़ा धीरे हो जाते हैं। लिखो, पहले हेडिंग लिखो। देखो तुम लोग को जहाँ भी कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, तुम एक बार हिंट कर दिया करो, बोल दिया करो। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारी सुनेंगे नहीं, अरे तुम्हारी सुनने के लिए ही हम यहाँ पर आते हैं, इसीलिए लजाने शर्माने या हिचकिचाने की कोई बात नहीं है। और हम में तुम में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं, हम भी आदमी हैं, तुम भी आदमी हो। अरे थोड़ा तुमसे ज़्यादा जानते हैं तो थोड़ा तुमको पढ़ बताते हैं, और क्या। ऐसा थोड़ी है कि हम बहुत बड़े साइंटिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए ज़्यादा हिचकिचाइए मत, एकदम फ्रेंडली रहिए, पूछिए। हाँ, एक लिमिट में, लिमिट क्रॉस कीजिएगा तब आप में और हम में क्या अंतर है ये बहुत अच्छा से पता चल जाएगा। इसीलिए पढ़ाई लिखाई में लिमिट में रहना है और ज़्यादा अंतर नहीं रखना है। लिखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। हिंदी में लिखेगा क्या? कार्बनिक यौगिक को 3 तरह की संरचना में दिखाया जाता है। इंग्लिश में लिखो, ज़्यादा अच्छा है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहला लुईस स्ट्रक्चर, दूसरा कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, तीसरा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब देखो ये लिखने के लिए भले अंग्रेजी में लिख दिए हम, है ये बड़ा हल्का चीज़, प्रैक्टिकली इस बात को समझना ना बेहद आसान है, और ये काम आप साथ साथ करेंगे, ठीक है। अभी हम एक ही कंपाउंड का ना 3 तरह से संरचना आपको दिखाएंगे। एक ही कंपाउंड का संरचना 3 अलग अलग तरीके से। क्या बोलना चाह रहे हैं? पेन खत्म हो गया तो जुगाड़ कीजिए, इसके से लिखो, लो इसके से लिखो। चलो इधर देखो, अब आप लोग देखो ये कितना आसान काम है। हम एक कंपाउंड लिखते हैं, मान लो हम 4 कार्बन दिखाए। हाइड्रोकार्बन सबसे आसान होता है समझना, तो हाइड्रोकार्बन से ही समझते हैं। हम एक कंपाउंड बनाते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। चलो छोटू खड़ा हो जाओ तुम, हाँ तुम ही को बोल रहे हैं, चलो खड़ा हो। पीछे क्या दिख रहा है? बताओ यहाँ कितना हाइड्रोजन लगेगा? तुम बैठ जाओ उधर वाले लोग, अब बताइए काहे 3 लगेगा? क्योंकि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड कार्बन के साथ बना लिया तो बाकी हाइड्रोजन के साथ बनेगा। यहाँ पर, यहाँ हमारे बोलने से पहले आप बोल दिया कीजिए, पोटेंशियल ऐसा होना चाहिए। यहाँ 3।
देखो ऐसा करने पर सब 4 बॉन्ड पूरा कर लिया सब कार्बन, तो हमको यहाँ पर हाइड्रोजन दिखाना चाहिए। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग लुईस स्ट्रक्चर कहते हैं। अब इसमें परेशानी क्या है कि इसमें ना बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है हम लोग को, और ये टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम टेकिंग स्ट्रक्चर है। देखिए कैसे, अब इसी को शॉर्टकट में हम लिखना चाहें तो सी के साथ कितना हाइड्रोजन है, तो CH3 लिख सकते हैं। सिर्फ कार्बन कार्बन के बॉन्ड को दिखाइए, सी के साथ कितना हाइड्रोजन है, फिर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड CH2, फिर CH3। इसको हम लोग कहते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। और इसी का जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है वो सिर्फ लाइन, बॉन्ड के लाइन में हम लोग दिखा देते हैं। देखो कैसे, ऐसे हो गया। अब थोड़ा समझिए कैसे। एक्चुअल में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में जितना इंड होता है ना वो कार्बन होता है, तो ये कार्बन और ये कार्बन, और जितना कॉर्नर होता है यह कॉर्नर भी कार्बन होता है। अब बताइए यहाँ पर एक कार्बन, अच्छा सिंगल लाइन है तो सिंगल बॉन्ड होगा, यदि कहीं डबल लाइन बना हुआ हो तो डबल बॉन्ड, और ट्रिपल लाइन बना हुआ हो तो ट्रिपल बॉन्ड। तो बताओ यहाँ पर एक कार्बन है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन यहाँ कितना लगेगा, ये तो अपने आप में अंडरस्टूड है, चूँकि 4 बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा। यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3, क्या फिर से वही चीज़ नहीं मिलने लगा। तो हमको ये बनाना बहुत आसान होता है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने सारे कंपाउंड को हमको लिखना बार बार पड़ता है। यदि हम उसको शॉर्टकट में नहीं सीखें तो हमको कॉपी भी भरेगा, टाइम भी लगेगा, और उतना टाइम हम लोगों के पास नहीं है। इस वजह से नहीं कि लॉकडाउन हो गया, इस वजह से कि हमको बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ना है, बार बार कंपाउंड को ही हम बनाते रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं लुईस स्ट्रक्चर। इसको जनरली लोग लेविस भी बोल देते हैं, लेकिन लुईस इसका मेन प्रोनाउंसिएशन है। यह है लुईस स्ट्रक्चर। इसी को कहा जाता है कंडेंस्ड, संघनित किया हुआ, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, और इसी को कहा जाता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा बॉन्ड लाइन का, इसका भी ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन इसका ज़रूरत बिल्कुल भी आपको नहीं है। ये दोनों टाइम टेकिंग स्ट्रक्चर है। इसी के समस्या के समाधान के लिए हम लोग किसको पढ़ते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ये ख़त्म नहीं हो गया, अब इसमें और बातों को आप समझिए। अभी आप सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन वाला सीखें, इसमें और बहुत सारा बात, 2-4 को एग्जाम्पल कर लीजिए, फटाफट समझ में आ जाएगा सब बात। ये वैसा कोई भारी बात नहीं है। अच्छा, ये तुमको अब एहसास हो रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में छोटा छोटा बात ही है लेकिन बहुत ज़्यादा बात है शुरुआत से ही। फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं तो 5 मिनट तक बोलते हैं, तब एक टॉपिक लिखाते हैं, ख़त्म हो जाता है अच्छा बताओ, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मतलब अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अंतर है? अंतर वहाँ और यहाँ ये है कि वहाँ हमारा कोई एक मेन टॉपिक होता है, मेन टॉपिक के अंतर्गत कुछ मैथमेटिकल कंसेप्चुअल बात भरा पड़ा होता है, हम एक बार समझ लेते हैं, लिख लेते हैं, ख़त्म हो जाता है। यहाँ क्या दिक्कत है, यहाँ पर कोई बड़ा टॉपिक नहीं होता है, सब छोटा छोटा टॉपिक होता है, और सब छोटा छोटा टॉपिक को मिला के पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनता है। तो यदि छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखने लगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा हो जाएगा, और इन्हीं छोटी छोटी बातों को यदि आप निकाल दें दिमाग से तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही भारी हो जाएगा, और इतना भारी हो जाएगा जिसको आपको संभाल पाना आपके बस की बात नहीं रह जाएगी। देखिए, अब मिटा दें इसको। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सब जानते हो। तो बेंजीन का जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 होता है तो ये क्या है, इसमें कहाँ C6H6 है? एक्चुअल में पता है ये बेंजीन ही है, लेकिन ये बेंजीन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, सबसे शॉर्ट फॉर्म है बेंजीन का।
इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को तुम पहले से भी यूज़ किए हो, लेकिन इसका आइडिया ज़्यादा नहीं था। कॉर्नर कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, यही है ना। ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया? 3। एक हाइड्रोजन लगेगा यहाँ पर, एक। और इसी को डिटेल में बनाए तो ये हो गया लेविस स्ट्रक्चर, ये हो गया कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, और ये हो गया और इसी को हम लोग बोलते हैं C6H6। यही क्या है? बेंजीन। लाइट इतना ज़्यादा हम पर पड़ता है, नहीं बहुत ज़रूरत है इसकी। वो लगता है कि ज़रूरत नहीं। अभी तो क्लास में ही है, लेकिन आप बात कर सकते हैं। क्या आज याद किए? याद किया आज? हमारी तरफ खोजना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक, हाँ बिल्कुल। अच्छा, हम निकल के आपसे बात करते हैं, क्लास से निकल के। हाँ, आपको इसको बनाना है। क्या ये भारी लग गया क्या? देखो, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। अब यदि हमको इसको डिटेल में लिखना होगा तो क्या करेंगे? कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, एक ऊपर कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। देख लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, तीसरा पर डबल बॉन्ड हुआ, 1 2 3, तीसरा पर डबल बॉन्ड हुआ। अब हाइड्रोजन अपने मन से पुट कर दीजिए। 4 बॉन्ड कार्बन बनाता है ना जी। तो जितना कम है 4 बॉन्ड से, उतना हाइड्रोजन आपको जोड़ देना है। ये बात अपने मन से करना है आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में। बताइए यहाँ कितना हाइड्रोजन? 3। तो हम ऐसे करके दिखा देंगे तो वो चला जाएगा लईस स्ट्रक्चर में, और यदि इस तरह से छोटा करके दिखा दें तो ये चला जाएगा कंडेंस्ड स्ट्रक्चर में। यहाँ कितना? 1 यहाँ, यहाँ 1 यहाँ, 1 यहाँ और यहाँ। बताइए ऑर्गेनिक कंपाउंड इंडिकेट हुआ कि नहीं? उतारिए। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के कभी कभी दूसरा भी एलिमेंट आता है, जैसे ये देखो। बताइए इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन और नीचे NH2 और डबल बॉन्ड कार्बन। अब हाइड्रोजन अपने मन से पुट कर दो। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगेगा। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन लगेगा बताओ तो? 1 भी नहीं, 2 3 1 4, यहाँ 2 और यहाँ 3।
इस कंपाउंड को खुद से बनाओ, बताओ तो ये क्या है? बनाइए बनाइए, कॉपी में बनाइए, लिख बता, बोलना नहीं है, ये बोलने वाला चीज़ है ही नहीं। लिखिए फटाफट, आदत डालिए इसको, क्योंकि ये सब इतना ज़्यादा लिखना पड़ेगा ना कि मिजाज देगा तुम्हारा घुमा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री साइंस का सबसे खतरनाक ब्रांच होता है। ये है CH3 C डबल बॉन्ड O, अरे सॉरी यहाँ पर O दे देना, नहीं भी दिए तो क्या दिक्कत है, नहीं दिए तो छोड़िए, मत दीजिए। CH2 CH3, क्या नहीं हो गया? अरे समझ में आया ये? और इसी में यदि ऐसा रहता तो तब ये होता CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसी को पढ़िएगा, एसीटोन कहते हैं। क्या हुआ? अरे भाई डबल लाइन है तो एंड पर कार्बन हमेशा एक ही रहेगा। आपको क्या लगता है ये ऐसे और ऐसे जोड़िएगा? ऐसे जोड़ने का इरादा है? ऐसे और ऐसे जोड़ना रहता ना तो लाइन सटा हुआ नहीं रहता, तब ये लाइन ऐसा रहता। समझे? दोनों में अंतर नजर आया? दो लाइन यहाँ, अच्छा यहाँ पर तब काहे रे जोड़े दो गो? अच्छा नहीं लगा? मतलब कुछ भी। बोली कोई दिक्कत है इसमें? दिक्कत किसी को भी हो तो खड़ा होके बोलिए, आपका समस्या सुना जाएगा। घर से होमवर्क बना के लाएंगे इसको, इस सब का डिटेल स्ट्रक्चर बना के लाइए। तो दिक्कत हो तो पूछ लेना, और दिक्कत हो तो चुल्लू भर पानी मिले यदि तो कम से कम नाक रगड़ के आना। उसमें पानी में नाक रगड़ाएगा नहीं, एक बार टच तो कर सकते हो ना। अरे चुल्लू भर पानी में नाक को सटाने का तो प्रयास कर सकते हो ना। तो नहीं बने तो थोड़ा प्रयास कर लीजिएगा। यह भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये स्क्वायर नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। चारों कोना पर कार्बन है, दो दो हाइड्रोजन हो। नहीं कोई एक बना लीजिए ना, कंडेंस बना लीजिए। लुइस वाला मत बनाना, कंडेंस वाला बना लो। लुइस वाला बनाओगे इतना लंबा चौड़ा तुमको लिखना पड़ेगा। अगला एग्जाम्पल ये बनाइए, उसका अगला एग्जाम्पल ये बनाइए। उसका अगला एग्जाम्पल ये बनाना है। जहां पर कोई एडिशनल एलिमेंट लिख दिया जाए वहां कार्बन मत डाल देना। जैसे यहां पर नाइट्रोजन लिख दिए हैं तो आप यहां पर कार्बन मत डाल देना। क्या समस्या हो गया भाई? क्या कुछ बोलना चाह रहे? बोलो। कहाँ बेंजीन है? पागल हो गए क्या रे? कहाँ बेंजीन है? कुछ भी, ये साइक्लोहेक्सेन है ये। हाँ रात हुई तो नींद तो आएगा ही। शराबबंदी में भी शराब पी लेता है क्या जी? अब जब आप स्ट्रक्चर को दिखाना सीख जाइएगा या सीख चुके हैं अब तक, तो अब हम जब पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने तरह का कंपाउंड आता है, जब हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, उसका वर्गीकरण करेंगे, तो आपको सब बात समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास इसका इंपॉर्टेंट है। कल संडे है, कल क्लास नहीं है। मॉर्निंग में क्लास है, इवनिंग वाला क्लास नहीं है। मंडे को फिर क्लास रहेगा इसका, जिसमें आपको हम बताएंगे कार्बनिक यौगिक का पूरा वर्गीकरण। और ये एक बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, चूँकि इतना सारा यौगिक बनता है कि उसको सबको डिफाइन करना, सबका एग्जाम्पल देना, फिर सबको समझाना एक मुश्किल काम भी होता है। तो उस सबको एक एक करके चेक करेंगे मंडे से। और ये उतार लेना, कल के डेट में हम ये इंतज़ार नहीं करेंगे कि तू बनाया या नहीं बनाया, ये सब तुम्हारी ड्यूटी है। घर जाइए करके लाइए। और किसी दिन कॉपी चेकिंग के दौरान
धरा गया कि अब ये तो होमवर्क मिला था और आप इसको सॉल्व नहीं किए। होमवर्क पूरा आज नहीं करेंगे, बुखार हम उतारेंगे 2 महीना बाद 3 महीना बाद जब हम आपका कॉपी चेक करेंगे। क्योंकि यदि आप ये सोच रहे होंगे कि माइक लगा के और ये सारा ये जो वायर हमारे पूरी बॉडी में लगा हुआ है पूरा कनेक्शन, इस सब को हटाने में हमको तनिक भी देर नहीं लगेगा। नीचे उतरेंगे कॉपी चेकिंग में पीठ फाड़ देंगे हम। इसीलिए केयरलेस तो एकदम नहीं रहना है। या तो पढ़ना यहाँ बंद कर दीजिए, नहीं तो काम करना स्टार्ट कर दीजिए। नहीं कर सकते तुरंत छोड़िए। और दूसरी बात, मुर्दा बन के यहाँ नहीं आना है, जिंदा आदमी बन के आइए। सुबह भी बोले थे हम, नहीं बोले थे? नहीं बोले थे तो सुन लो, मुर्दा को नहीं पढ़ाते हैं हम, जिंदा आदमी को पढ़ाते हैं। और आप यदि आते हैं तो आपके जिंदा होने का एहसास मुझे होना चाहिए। यदि ये एहसास तो दिलाया नहीं तो हम जिला देंगे ना, क्लास में छटपटी छोड़ा देंगे। अपने तुमको लग जाएगा कि हाँ हम लाश नहीं बने हुए हैं, आदमी हैं, जिंदा है। इसीलिए काम करना पड़ेगा हर हाल में। और नहीं कर सकते हमारे साथ, यदि नहीं चल सकते, हमारी इतनी एनर्जी आप नहीं लगा सकते जितना एनर्जी हम पढ़ाने में लगाते हैं, यदि आप उतना एनर्जी पढ़ने में नहीं लगा सकते, तुरंत छोड़िए क्लास, नहीं तो मार के बुखार छोड़ा देंगे हम।